सन 1938 का नवंबर महीना था। कोलकाता में उन दिनों शरद ऋतु अपने पूरे यौवन पर थी। सुबह की हवा में एक तीखी ठंडक घुल आई थी जो नाक से भीतर जाती थी तो लगता था जैसे किसी ने भीतर तक बर्फ का एक टुकड़ा रख दिया हो। शाम होते होते शहर की सड़कें एक धुंध की चादर ओढ़ लेती थीं। दुकानों के बाहर जलते हुए दियों की रोशनी उस धुंध में डूबकर एक अजीब सा धुंधला प्रकाश बिखेरती थी। हुगली नदी के किनारे से आती ठंडी हवा पतले कपड़ों वाले लोगों को कंपा देती थी। मैं अजीत बंदोपाध्याय उन दिनों एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहानी थी कि आती ही नहीं थी। कलम उठाता तो शब्द गायब हो जाते, कागज पर बैठता तो दिमाग कहीं और भटक जाता। 3 दिनों से मैं उसी एक पन्ने पर था जिस पर पहले दिन लिखा था और दूसरे दिन काट दिया था। वमकेश ऊपर अपने कमरे में थे। पिछले 10 दिनों से कोई मामला नहीं आया था, और जब वमकेश के पास कोई मामला नहीं होता था तो वह एक अजीब किस्म की बेचैनी में डूब जाते थे। वह किताबें पढ़ते, बंद कर देते, शतरंज की बिसात सजाते, बिखेर देते, खिड़की के पास घंटों खड़े रहते, कभी कभी रात के 2 बजे तक जागते रहते। मैं जानता था कि उनका दिमाग एक ऐसी मशीन की तरह था जिसे हमेशा काम चाहिए होता है। बिना काम के वह मशीन खुद अपने आप को खाने लगती थी। उस शाम मैं नीचे की खिड़की के पास बैठा था। बाहर सड़क पर एक रिक्शा वाला धीरे धीरे अपनी गाड़ी खींच रहा था। एक औरत अपने बच्चे को कंधे पर उठाए जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रही थी। एक बूढ़ा आदमी ठेले पर मूंगफली बेच रहा था। कोलकाता की यह सामान्य शाम थी। तभी पुन्नू ने आकर कहा, अजीत बाबू, नीचे एक सज्जन आए हैं, वमकेश बाबू से मिलना है। बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने कलम रखी। परेशान इंसान। वमकेश के लिए यह शब्द एक चुंबक की तरह काम करता था। मैं उठा। नीचे बैठक में जो आदमी बैठा था उसे देखकर मेरे मन में पहला विचार यह आया कि यह आदमी बहुत दूर से आया है। उसके कपड़ों पर धूल थी, जूतों पर मिट्टी थी, चेहरे पर थकान की इतनी गहरी लकीरें थीं कि लग रहा था जैसे वह कई रातों से सोया नहीं हो। उसकी उम्र 45 से 50 के बीच रही होगी। दुबला शरीर, सफेद होती हुई मूछें, आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे किसी ने उन आंखों से कुछ निकाल लिया हो। वह बैठा था, लेकिन बेचैनी से उसके हाथ अपने घुटनों पर बार बार थपकी दे रहे थे। मैंने उसे देखा। नमस्कार, मैंने कहा। मैं अजीत बंदोपाध्याय हूं, वमकेश बाबू के मित्र। वह उठ खड़ा हुआ। नमस्कार बाबू, मेरा नाम रामकांत शर्मा है। मैं धनीपुर गांव से आया हूं, जो कोलकाता से लगभग 80 मील दूर है। मुझे वमकेश बाबू से मिलना है। बहुत जरूरी काम है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता भी थी जो किसी बहुत टूटे हुए इंसान की होती है। बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूं। मैं ऊपर गया। वमकेश अपने कमरे में छत को देख रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें एक शून्यता थी। वह सो नहीं रहे थे, वह सोच रहे थे, या शायद कुछ नहीं सोच रहे थे, जो बुरी स्थिति होती है। मैंने दरवाजा खटखटाया। नीचे एक रामकांत शर्मा आए हैं, धनीपुर से। बहुत परेशान हैं। वमकेश ने तुरंत उठकर बैठा। उनकी आंखों में वह चमक लौट आई जो कई दिनों से गायब थी। कहां से आए? धनीपुर गांव से, 80 मील दूर। वमकेश खड़े हो गए। चलो, हम नीचे आए। रामकांत शर्मा ने वमकेश को देखकर हाथ जोड़े। वमकेश बाबू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। वमकेश उसके सामने बैठ गए। बताइए, शुरू से बताइए। रामकांत शर्मा ने एक लंबी सांस ली। वमकेश बाबू, मेरे बड़े भाई जगन्नाथ शर्मा की पिछले हफ्ते मौत हो गई। कैसे? रामकांत शर्मा की आवाज कांप गई। उनकी लाश गांव के काले कुएं में मिली। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। काले कुएं में? वमकेश ने दोहराया। हां, उस कुएं का नाम ही काला कुआं है। बहुत पुराना कुआं है, कहते हैं 300 साल पुराना। उसका पानी हमेशा काला दिखता है, इसीलिए नाम पड़ा काला कुआं। और आपके भाई वहां कैसे पहुंचे? रामकांत शर्मा ने कहा। यही तो रहस्य है। वह रात को घर से निकले थे, किसी को नहीं बताया कहां जा रहे हैं। सुबह जब उनकी भाभी, यानी मेरी भाभी देवकी देवी ने देखा कि वह नहीं है, तो गांव में ढूंढना शुरू किया। दोपहर को किसी ने काले कुएं के पास जाकर देखा तो उनकी लाश कुएं में थी। डूब गए थे? रामकांत शर्मा ने कहा। पुलिस ने यही कहा। लेकिन वमकेश बाबू, मेरे भाई तैरना जानते थे। उन्होंने कभी उस कुएं के पास जाने की बात नहीं की। और सबसे बड़ी बात। क्या? रामकांत शर्मा ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। यह
उसने कागज वमकेश को दिया। वमकेश ने उठाकर पढ़ा, फिर मुझे दिया। मैंने पढ़ा। उस कागज पर एक नाम लिखा था, नंदलाल दुबे। बस इतना। ये कागज कहाँ मिला? वमकेश ने पूछा। रामकांत शर्मा ने कहा, मेरे भाई के हाथ में, बंद मुट्ठी में। जब लाश कुएं से निकाली गई तो उनकी मुट्ठी बंद थी। जब खोली तो यह कागज था। वमकेश ने रामकांत शर्मा को ध्यान से देखा। और नंदलाल दुबे कौन है? रामकांत शर्मा ने कहा, मेरे भाई के व्यापारिक साझेदार। वमकेश ने कहा, आपने पुलिस को यह कागज दिखाया? हां, लेकिन इंस्पेक्टर गोविंद राय ने कहा कि यह कागज खुद जगन्नाथ बाबू ने लिखा होगा, मरने से पहले, और उन्होंने मामले को दुर्घटना मान लिया। वमकेश चुप रहे, एक लंबी चुप्पी। फिर उन्होंने पूछा, आपने कहा काला कुआं, आपने यह भी कहा कि यह बहुत पुराना कुआं है। क्या पहले भी कोई इस कुएं में मरा है? रामकांत शर्मा की आंखें बड़ी हो गईं। आपको कैसे पता? वमकेश ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अंदाजा है। बताइए। रामकांत शर्मा ने गहरी सांस ली। हां, गांव में किंवदंती है कि हर 10 साल में उस कुएं में एक लाश मिलती है। पहले लोग इसे भूत प्रेत का काम मानते थे, लेकिन अब कब कब मिली लाशें? रामकांत शर्मा ने सोचते हुए कहा, मैं बचपन का हूं, धनीपुर का। जब मैं छोटा था तब सुना था कि 10 साल पहले एक बुजुर्ग पंडित जी की लाश कुएं में मिली थी। उनसे 10 साल पहले एक व्यापारी, और उससे पहले भी शायद कोई। बहुत पुरानी बात है, वमकेश ने कहा। हर 10 साल? हां। और अब आपके भाई? रामकांत शर्मा ने कहा। हां, ठीक 10 साल बाद। कमरे में फिर एक सन्नाटा छा गया। मैंने वमकेश की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह चमक जो तब आती थी जब कोई बहुत उलझा हुआ और बहुत दिलचस्प मामला सामने होता था। वमकेश उठ गए। ठीक है, हम धनीपुर चलेंगे। रामकांत शर्मा की आंखों में राहत का एक भाव आया। कब? कल सुबह, वमकेश ने कहा। रामकांत शर्मा उठ खड़े हुए। धन्यवाद वमकेश बाबू, मुझे पूरा यकीन है कि आप ही सच तक पहुंच सकते हैं। जाते जाते वह रुके। एक बात और। क्या? रामकांत शर्मा ने कहा। वमकेश बाबू, गांव में लोग कहते हैं कि वह काला कुआं शापित है। जो उसके पास जाता है वह मरता है। आप? वमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शापों पर नहीं, सबूतों पर विश्वास करता हूं। रामकांत शर्मा चले गए। रात को हम दोनों बैठे रहे। वमकेश ने कहा, अजीत, इस मामले में कुछ बहुत असाधारण है। क्या? हर 10 साल, वमकेश ने कहा। यह संयोग नहीं हो सकता, कोई योजना है इसके पीछे, कोई बहुत पुरानी योजना। और वह कागज जिस पर नाम लिखा था? वमकेश ने कहा। हां, वह कागज सबसे महत्वपूर्ण सुराग है। जगन्नाथ शर्मा मरने से पहले उस नाम को पकड़े हुए थे। इसका मतलब या तो उन्होंने खुद यह नाम लिखा या किसी ने उनके हाथ में यह कागज रखा। दोनों ही मामलों में, वमकेश ने कहा, दोनों ही मामलों में नंदलाल दुबे इस पूरे रहस्य का एक अहम हिस्सा है। मैं उस रात देर तक नहीं सो पाया। हर 10 साल, काला कुआं और एक मृत आदमी की बंद मुट्ठी में एक नाम। यह मामला बाकी मामलों से बहुत अलग था। अगली सुबह हम तैयार होकर निकले। हावड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में बैठते ही वमकेश ने अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगे। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हो? वमकेश ने ऊपर देखा। एक बात सोच रहा हूं अजीत, हर 10 साल में एक हत्या और हर बार कुएं में लाश। यह कोई पागल नहीं कर सकता। क्यों? वमकेश ने कहा। क्योंकि पागलपन में इतना संयम नहीं होता। 10 साल तक रुकना, सही वक्त का इंतजार करना, सही शिकार चुनना, यह किसी बहुत ठंडे दिमाग का काम है। तो हत्यारा हर बार एक ही है? वमकेश ने सोचते हुए कहा, यह भी एक सवाल है। अगर पहली हत्या 30-40 साल पहले हुई होगी तो एक ही इंसान इतने सालों तक जिंदा रहकर हत्याएं नहीं कर सकता। तो या तो यह कोई परंपरा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है, या फिर हर बार एक नया इंसान है। यह तो और भी डरावना है, वमकेश ने कहा। हां। ट्रेन चली। बाहर का दृश्य बदलता रहा। कोलकाता की ऊंची इमारतें धीरे धीरे पीछे छूटती गईं। उनकी जगह खेत आए, फिर छोटे छोटे गांव, फिर और खेत और आसमान। जो शहर में इतना संकरा लगता था वह यहां आकर विशाल हो गया था। करीब 3 घंटे की यात्रा के बाद हम एक छोटे से स्टेशन पर उतरे। रामकांत शर्मा वहां पहले से खड़े थे। एक बैलगाड़ी भी थी। आइए, रामकांत शर्मा ने कहा। गांव यहां से 4-5 कोस है। हम बैलगाड़ी में बैठे। बैलगाड़ी कच्चे रास्ते पर चली। दोनों तरफ धान के कटे हुए खेत थे। ठूठ जमीन से बाहर निकले हुए थे।
आसमान में बादल थे, धूप धीमी थी। रास्ते में वमकेश ने रामकांत शर्मा से पूछा, आपके भाई जगन्नाथ शर्मा का व्यापार क्या था? रामकांत शर्मा ने कहा, अनाज का व्यापार। आसपास के कई गांवों में उनकी दुकानें थीं, अच्छा खाता पीता घर था। लेकिन रामकांत शर्मा ने कहा, पिछले कुछ महीनों से वह परेशान रहते थे। रात को नींद नहीं आती थी, कम खाते थे, कम बोलते थे। किस बात की परेशानी मुझे नहीं पता। मैंने पूछा भी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया। और नंदलाल दुबे? रामकांत शर्मा के चेहरे पर एक भाव आया। नंदलाल दुबे? उन्होंने धीमे से कहा, वह भी उसी गांव में रहता है। जगन्नाथ भैया का व्यापारिक साझेदार है, 25 साल से। लेकिन पिछले कुछ सालों में उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं था। क्यों? रामकांत शर्मा ने कहा, पूरी तरह नहीं जानता, बस यही पता है कि उन दोनों में अक्सर बातचीत बंद रहती थी, जो पहले ऐसा नहीं था। वमकेश चुप रहे। गांव नजदीक आता जा रहा था। दूर से कुछ मकान दिखे, एक मंदिर का शिखर दिखा और कुछ बड़े पेड़। धनीपुर। गांव में घुसते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। गांव छोटा था, लेकिन उसमें एक भारीपन था, जैसे हर घर पर एक चुप्पी का बोझ हो। जो लोग दिखे वे हमें देखकर रुक गए, आपस में कुछ फुसफुसाए, फिर आगे बढ़ गए। ये गांव डरा हुआ था। रामकांत शर्मा का घर गांव के बीच में था। एक पुराना मकान, आंगन में एक तुलसी का पौधा, दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। यह मेरी मां है, रामकांत शर्मा ने कहा। बूढ़ी औरत की आंखें सूजी हुई थीं, वह रो चुकी थी बहुत। हम अंदर गए। घर के अंदर एक और औरत थी, 30-35 साल की, सांवली, आंखों के नीचे काले घेरे। वह दीवार से टिक कर बैठी थी। यह देवकी देवी हैं? रामकांत शर्मा ने कहा। जगन्नाथ भैया की पत्नी। वमकेश ने देवकी देवी को देखा। देवकी जी? उन्होंने धीरे से कहा, हम आपके पति की मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप बता सकती हैं? देवकी देवी ने ऊपर देखा। उनकी आंखें सूनी थीं। उस रात, उन्होंने कहा, रात का खाना खाने के बाद वह बाहर गए। कहा कि कुछ देर टहलने जा रहे हैं। मैंने कहा ठंड है। उन्होंने कहा थोड़ी देर में आता हूं। वह नहीं आए। उनके जाने से पहले कुछ असाधारण था, देवकी देवी ने सोचा। खाना खाते समय वह कम बोले, जैसे कुछ सोच रहे हों। मैंने पूछा तो कहा कुछ नहीं, बस थका हूं। कोई आया था उस दिन मिलने? देवकी देवी ने कहा। दोपहर को नंदलाल दुबे आए थे। वमकेश की आंखें सिकुड़ी। कितनी देर रहे? करीब आधा घंटा। दोनों में बात हुई। मैंने सुनने की कोशिश नहीं की, लेकिन आवाजें ऊंची थीं। मतलब झगड़ा हुआ? देवकी देवी ने कहा। झगड़ा नहीं, बस तेज बात। नंदलाल दुबे के जाने के बाद जगन्नाथ बाबू कैसे थे? देवकी देवी ने कहा। देवकी देवी ने कहा, बहुत चुप थे। मैंने एक बार देखा कि वह कुछ लिख रहे थे। मैंने पूछा तो छुपा लिया। वमकेश ने सिर हिलाया। क्या जगन्नाथ बाबू का कोई कागज पत्र यहां है? कोई डायरी, पत्र, कुछ भी? देवकी देवी उठी। एक संदूक है उनका। मैंने खोला नहीं। आप देखना चाहें तो? हम कमरे में गए। एक पुराना लोहे का संदूक था। वमकेश ने उसे खोला। अंदर कपड़े थे, कुछ पुराने कागजात थे, व्यापार के हिसाब किताब। वमकेश ने एक एक कागज निकाल कर देखा। एक जगह उन्होंने रुककर एक पुराना पत्र उठाया। उन्होंने पढ़ा, फिर मुझे दिया। वह पत्र 5 साल पुराना था, हस्तलिखित। उसमें लिखा था, जगन्नाथ, जो हम दोनों जानते हैं वह अब हमेशा राज नहीं रहेगा। मुझे डर है कि एक दिन सब सामने आ जाएगा। उस दिन से पहले हमें कुछ करना होगा। मिलकर बात करते हैं। नीचे दस्तखत था, नंदलाल। तो इन दोनों के बीच कोई साझा राज था? मैंने वमकेश से कहा। वमकेश ने सिर हिलाया। हाँ, और वह राज जिंदगी और मौत का था। उस शाम हम उस काले कुएं के पास गए। रामकांत शर्मा हमें ले गए। कुआं गांव से करीब आधा मील दूर था, एक खुले मैदान में। मैदान के चारों तरफ जंगल था, पुराने घने पेड़, उनकी जड़ें जमीन के ऊपर निकली हुई थीं। कुआं, उसे देखकर ही एक अजीब सी बेचैनी हुई। वह कुआं बहुत पुराना था। उसकी दीवारें काले पड़ गई पत्थरों से बनी थीं। ऊपर लोहे का एक पुराना जंग खाया चरखा था। मुंडेर टूटी हुई थी और उसके चारों तरफ कोई नहीं था। पूरे मैदान में सन्नाटा था। शाम की धुंधली रोशनी में वह कुआं और भी अजीब लग रहा था। वमकेश कुएं के पास गए, नीचे झांका। कुएं का पानी सच में काला दिख रहा था, बहुत नीचे, बहुत गहरा, जैसे नीचे पानी नहीं बल्कि आसमान हो। काला आसमान। पानी इतना काला क्यों है? वमकेश ने पूछा। रामकांत शर्मा ने कहा,
कहते हैं इसके नीचे एक खास किस्म की काली मिट्टी है जो पानी को काला कर देती है। वमकेश ने चारों तरफ देखा। कुएं के पास जमीन पर उन्होंने बहुत ध्यान से देखा। झुककर एक जगह मिट्टी को छुआ। यहां हाल ही में कोई आया था, उन्होंने कहा। मिट्टी में जूते के निशान हैं। एक जोड़े से ज्यादा? वमकेश ने कहा। हाँ, कम से कम 2 लोग आए थे। तो जगन्नाथ बाबू अकेले नहीं आए थे? वमकेश ने कहा। या तो वह अकेले नहीं आए, या वह पहले अकेले आए और बाद में कोई और आया। आसपास और क्या दिखा? वमकेश ने कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाया। एक जगह उन्होंने जमीन पर झुककर कुछ उठाया। एक बहुत छोटा सा टुकड़ा। कपड़े का? ये देखो। मैंने देखा। एक छोटा सा नीले रंग के कपड़े का टुकड़ा था। किसके कपड़े का है? रामकांत शर्मा, वमकेश ने पूछा। जगन्नाथ बाबू उस रात क्या पहने थे? रामकांत शर्मा ने सोचा। देवकी भाभी से पूछना होगा। वमकेश ने वह टुकड़ा अपनी जेब में रख लिया। फिर उन्होंने जंगल की तरफ देखा। जंगल में एक रास्ता था, पगडंडी। यह रास्ता कहां जाता है? रामकांत शर्मा ने कहा। गांव की दूसरी तरफ। नंदलाल दुबे का घर उधर है। वमकेश ने एक लंबी सांस ली। हम वापस गांव की तरफ चले। रास्ते में वमकेश ने कहा, अजीत, एक बात गौर करो। क्या? वह कुआं गांव से आधा मील दूर है। रात के अंधेरे में वहां जाना आसान नहीं है। रास्ता जंगल से होकर जाता है। जो आदमी उस रास्ते को नहीं जानता, वह रात को वहां नहीं जा सकता। मतलब हत्यारा गांव का ही कोई है, वमकेश ने कहा। हाँ, कोई जो उस रास्ते को अच्छी तरह जानता हो। रात को हम रामकांत शर्मा के घर में रुके। खाना खाने के बाद वमकेश बहुत देर तक जागते रहे। मैं भी सो नहीं पाया। बाहर रात का सन्नाटा था। किसी चीज की आवाज नहीं, बस कभी कभी दूर से कोई जानवर की आवाज आती। और एक बात, उस रात मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई है। मैंने उठकर खिड़की से झांका। बाहर अंधेरा था, कोई नहीं दिखा, लेकिन एहसास बना रहा। अगली सुबह वमकेश ने कहा, आज नंदलाल दुबे से मिलना होगा। नाश्ते के बाद हम निकले। नंदलाल दुबे का घर गांव के पूर्वी हिस्से में था। एक बड़ा मकान, पक्का, दीवारें ताजी चूने से पुती हुई। यह घर बाकी गांव से ज्यादा संपन्न दिखता था। हमने दरवाजा खटखटाया। एक नौकर ने खोला। हम बैठक में गए। कुछ देर बाद नंदलाल दुबे आए। उन्हें देखकर मैं एक पल के लिए रुक गया। वह लगभग 50 साल के थे। भारी शरीर, गोरा रंग, चेहरे पर एक मोटापा था जो अमीरी का निशान था। उनकी आंखें छोटी थीं और उनमें एक तेज थी। वह अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन एक बात अजीब थी, उनके चेहरे पर शोक का कोई भाव नहीं था। एक आदमी जिसका 25 साल पुराना साझेदार मर गया हो, उसके चेहरे पर कम से कम कुछ तो होना चाहिए था। दुख या कम से कम उदासी का दिखावा। लेकिन नंदलाल दुबे के चेहरे पर कुछ नहीं था। बैठिए, उन्होंने कहा। आवाज भारी थी। हम बैठ गए। वमकेश ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम वमकेश बख्शी है। मैं एक सत्यावेशी हूं। रामकांत शर्मा ने मुझे बुलाया है। नंदलाल दुबे ने वमकेश को देखा। क्या जानना चाहते हैं? वमकेश ने शांत स्वर में कहा। जगन्नाथ शर्मा के बारे में, नंदलाल दुबे ने कहा। बहुत दुख की बात है। 25 साल की साझेदारी थी। उनकी आवाज में दुख था, लेकिन आंखों में नहीं। वमकेश ने कहा, आप उनसे उनकी मृत्यु के दिन मिले थे? हाँ। क्या बात हुई? नंदलाल दुबे ने कहा। व्यापार की। हमारे बीच एक छोटे से हिसाब को लेकर असहमति थी। बस इतना? नंदलाल दुबे ने वमकेश को देखा। बस इतना? वमकेश ने एक पल के बाद पूछा। उस रात आप कहां थे? नंदलाल दुबे की आंखें सिकुड़ी। घर पर। कोई गवाह है? मेरी पत्नी, वमकेश ने कहा। ठीक है, एक और बात, जगन्नाथ शर्मा की मृत्यु से पहले के कुछ महीनों में उनका व्यवहार कैसा था? नंदलाल दुबे ने कहा। सामान्य। वह हमेशा की तरह थे, वमकेश ने कहा। सामान्य, ठीक है। वह उठ गए। हम बाहर निकले। रास्ते में मैंने कहा, वह झूठ बोल रहा था। हाँ, वमकेश ने कहा। कैसे पता? वमकेश ने कहा। उनकी आंखें। जब मैंने पूछा कि क्या बात हुई, तो उन्होंने एक पल के लिए बहुत जल्दी से ऊपर देखा। यह झूठ बोलने वाले लोगों की आदत होती है, और उनके चेहरे पर दुख नहीं था। वमकेश ने कहा। हाँ, एक 25 साल पुराने साझेदार की मौत पर जब चेहरे पर कोई भाव नहीं हो, तो 2 बातें हो सकती हैं। या तो उन्हें परवाह नहीं था, या वह राहत महसूस कर रहे थे। उस दोपहर वमकेश ने गांव के मुखिया हरिप्रसाद से मिलने का फैसला किया। हरिप्रसाद 50-55 साल के थे। पुराने जमाने के गांव के मुखिया, धोती कुर्ता, सिर पर गमछा, बात करने का तरीका धीमा और सोच समझकर। हम उनके चौपाल पर गए।
हरिप्रसाद ने हमें देखकर कहा, आइए वमकेश बाबू, रामकांत ने बताया था कि आप आएंगे। हम बैठ गए। वमकेश ने कहा, हरिप्रसाद जी, इस गांव में काले कुएं में यह पहली मौत नहीं है। हरिप्रसाद चुप रहे। वमकेश ने आगे कहा, हर 10 साल में एक लाश मिलती है, यह आपको पता है? हरिप्रसाद ने एक लंबी सांस ली। हाँ, पता है। और आपने कभी कुछ नहीं किया? हरिप्रसाद ने कहा। क्या करते? पहली बार जब हुआ तब मैं बहुत छोटा था, बाद में जब हुआ तो पुलिस आई, कुछ नहीं हुआ, दुर्घटना मान लिया गया। और इस बार भी? वमकेश ने कहा। इस बार भी दुर्घटना। हरिप्रसाद ने कहा, मैं जानता हूं यह दुर्घटना नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन कर रहा है। और क्यों? वमकेश ने पूछा। पिछली बार जब लाश मिली थी वह कौन था? हरिप्रसाद ने सोचा। 10 साल पहले पंडित रमाशंकर शास्त्री गांव के पुजारी थे, अच्छे इंसान थे। उनकी मौत ने पूरे गांव को हिला दिया था। और उनसे 10 साल पहले एक व्यापारी था, शिवदयाल नाम था, बाहर का था, यहां व्यापार करने आया था। वमकेश ने कहा, इन तीनों में कोई समानता है? हरिप्रसाद ने सोचा। मुझे नहीं पता, बहुत पुरानी बात हो गई। वमकेश ने कहा। एक आखिरी सवाल, उस काले कुएं के बारे में कुछ जानते हैं? वह पहले क्यों बनाया गया था? हरिप्रसाद ने कहा। बहुत पुराना कुआं है, 300-400 साल पुराना। कहते हैं किसी राजा के जमाने में बनाया गया था। उस जमाने में वह इलाका किसी बड़े जमींदार का था। किस जमींदार का? हरिप्रसाद ने कहा। दुबे परिवार का। वमकेश की आंखें एक पल के लिए चमकी। दुबे परिवार? हाँ, बहुत पुराना जमींदार परिवार था। अब उस परिवार में बस नंदलाल दुबे बचे हैं। हम चौपाल से निकले, वमकेश ने मुझसे कहा। अजीत? हाँ, वह कुआं नंदलाल दुबे के पुरखों का था और वह हर 10 साल में एक लाश। वमकेश ने कहा, यह संयोग नहीं है। उस शाम एक और व्यक्ति से मिलना था, गांव की एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था चंपा। चंपा वह पहली औरत थी जिसने जगन्नाथ शर्मा की लाश देखी थी। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, गांव के किनारे पर। वमकेश ने उससे पूछा, चंपा जी, आपने लाश पहले देखी? आप उस कुएं के पास क्यों गई थी? चंपा बूढ़ी थी लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। उसने कहा, मैं हर सुबह उस तरफ से जाती हूं, जड़ी बूटी लेने, जंगल में। और आपने क्या देखा? चंपा ने कहा, दूर से देखा कि कुएं के पास कुछ है। पास गई तो देखा कि जगन्नाथ बाबू कुएं में हैं। मैंने चिल्लाया, लोग आए, लाश निकाली गई, तभी मुट्ठी में कागज मिला। हाँ, चंपा ने आगे कहा, लेकिन एक बात और है। वमकेश ने उसे देखा। क्या? चंपा ने धीमे से कहा, मैं रात को जल्दी उठती हूं। उस रात भी उठी, रात के पिछले पहर में। बाहर निकली तो देखा। क्या देखा? चंपा ने कहा, 2 लोग उस तरफ जा रहे थे, काले कुएं की तरफ। 2 लोग। वमकेश ने कहा। हाँ, आप पहचान पाई उन्हें? चंपा ने कहा। अंधेरा था, लेकिन उसने रुककर कहा, लेकिन क्या? एक की चाल मैंने पहचानी। एक की चाल अजीब होती है, एक पैर थोड़ा लंगड़ाता है। किसकी चाल ऐसी है गांव में? चंपा ने धीमे से कहा, नंदलाल दुबे की। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। बाहर शाम ढल रही थी। हम चंपा की झोपड़ी से निकले। वमकेश ने कहा, अजीत, अब तस्वीर साफ होने लगी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अंधेरे में है। क्या? वमकेश ने कहा, वह साझा राज जो जगन्नाथ शर्मा और नंदलाल दुबे दोनों जानते थे, वह क्या था? और क्यों हर 10 साल में एक हत्या होती है? इन सवालों का जवाब अभी भी नहीं था। अगली सुबह एक नई बात हुई। रामकांत शर्मा ने बताया कि गांव के पुराने पुजारी किशोरदास हमसे मिलना चाहते हैं। किशोरदास? वह 80 साल के थे, बहुत बूढ़े, चलने में लाठी लगती थी। उनकी आंखें लगभग जा चुकी थीं, लेकिन उनकी याददाश्त अभी भी तेज थी। वह मंदिर के पास एक कमरे में रहते थे। हम वहां गए। किशोरदास ने हमें देखकर कहा, आओ बेटा। बहुत दिनों से कोई सुनने वाला नहीं था। वमकेश उनके पास बैठ गए। पंडित जी, आप हमसे क्यों मिलना चाहते थे? किशोरदास ने एक लंबी सांस ली। बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब ज्यादा दिन नहीं बचे मेरे, और मैं एक राज लेकर मर नहीं जाना चाहता। वमकेश ने ध्यान से सुना। किशोरदास ने कहा, वह काला कुआं, उसकी एक बहुत पुरानी कहानी है जो मुझे मेरे पिता ने बताई थी और उन्हें उनके पिता ने। बताइए, किशोरदास ने कहा। बहुत साल पहले, 200-300 साल पहले, यहां दुबे परिवार का राज था। बहुत बड़े जमींदार थे, उनके पास बहुत जमीन थी, बहुत सोना था। उस सोने को उन्होंने उसी काले कुएं में छुपाया था। सोना। मेरे मन में एक विचार आया। किशोरदास ने आगे कहा, लेकिन एक बात थी,
उस सोने को उन्होंने कुएं के नीचे एक गुप्त कक्ष में रखा था और उस कक्ष में जाने का रास्ता किसी को नहीं पता था, सिर्फ दुबे परिवार के मुखिया को, वमकेश ने कहा। और वह रास्ता पीढ़ी दर पीढ़ी, किशोरदास ने कहा। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया, लेकिन एक बार एक ऐसा दौर आया जब दुबे परिवार बहुत कमजोर हो गया। उनकी जमीनें गईं, पैसा गया, लेकिन वह सोना, वह अभी भी उस कुएं के नीचे था। और हर 10 साल में हत्या, किशोरदास ने कहा। यह बात बाद में शुरू हुई। जब दुबे परिवार गरीब हो गया तो किसी ने उस सोने के बारे में पता लगाने की कोशिश की। जो भी उस सोने के करीब पहुंचने लगा वह मर गया, वमकेश ने कहा। तो दुबे परिवार उस सोने की रक्षा कर रहा है, हर बार उसे मारकर जो उनके राज के करीब पहुंचने लगे, किशोरदास ने कहा। मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन हर 10 साल क्यों? किशोरदास ने कहा। मुझे नहीं पता, शायद दुबे परिवार की कोई खास वजह हो, वमकेश ने कहा। और जगन्नाथ शर्मा को उस सोने के बारे में पता था, किशोरदास ने कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने रुक कर कहा, 15 साल पहले जगन्नाथ शर्मा ने एक बार मुझसे उस कुएं के बारे में पूछा था। कहा था कि उन्होंने सुना है वहां कुछ दफन है, तो उन्हें पता था। किशोरदास ने कहा, पता तो था, लेकिन कितना पता था यह नहीं जानता। हम मंदिर से निकले, वमकेश बहुत गंभीर थे। मैंने कहा, तो इस पूरी कहानी में एक बहुत पुराना खजाना है, वमकेश ने कहा। हाँ, और नंदलाल दुबे उस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। जगन्नाथ शर्मा को उस खजाने के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्हें मारा गया, और वह कागज जो उनकी मुट्ठी में था, जिस पर नंदलाल दुबे का नाम था, वमकेश ने कहा। यही सबसे बड़ा सवाल है। जगन्नाथ शर्मा ने वह कागज क्यों रखा था? वह नंदलाल दुबे का नाम लिखकर क्या बताना चाहते थे? इस सवाल का जवाब उस दिन नहीं मिला। रात को हम रामकांत शर्मा के घर में थे। वमकेश देर तक जागते रहे, मैं भी। और उस रात फिर एक बात हुई। देर रात मैंने फिर वही एहसास किया कि बाहर कोई है। इस बार मैंने वमकेश को जगाया। वमकेश ने तुरंत आंखें खोलीं। बाहर। वह उठे, हम दोनों बाहर निकले। रात का अंधेरा था, लेकिन दूर एक टिमटिमाती रोशनी, काले कुएं की तरफ। वमकेश ने कहा, चलो। हम उस रोशनी की तरफ बढ़े, धीरे धीरे। जंगल का रास्ता था, अंधेरे में पेड़ों की शाखें रास्ता रोकती थीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, रोशनी साफ होती गई। काले कुएं के पास एक आदमी था। उसके हाथ में एक लालटेन थी। वह कुएं के पास झुका हुआ था, कुछ कर रहा था। वमकेश ने मुझे रुकने का इशारा किया। हम एक पेड़ के पीछे छुप गए। वह आदमी क्या कर रहा था? वह कुएं की मुंडेर के एक पत्थर को हिला रहा था, धीरे धीरे, जैसे वह उसे खोल रहा हो। वमकेश ने मेरे कान में फुसफुसाया, कुएं की मुंडेर में एक गुप्त रास्ता है। आधा घंटा बीता। वह आदमी खड़ा हुआ, लालटेन उठाई, और तब लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। नंदलाल दुबे, वमकेश ने कहा। अभी नहीं। नंदलाल दुबे लालटेन लेकर वापस चले गए। हम कुएं के पास आए। वमकेश ने उस जगह को देखा जहां नंदलाल दुबे काम कर रहे थे। कुएं की मुंडेर में एक पत्थर था जो थोड़ा अलग था। वमकेश ने उसे ध्यान से देखा। इस पत्थर के नीचे कुछ है। आधी रात में वह पत्थर हिलाना ठीक नहीं होगा, वमकेश ने कहा। हाँ, कल दिन में। हम वापस आए। अगले दिन सुबह वमकेश ने रामकांत शर्मा से कहा, आज शाम सब लोगों को एक जगह बुलाइए, नंदलाल दुबे को भी, हरिप्रसाद मुखिया को भी, देवकी देवी को भी। रामकांत शर्मा ने कहा, क्यों? वमकेश ने कहा, क्योंकि आज शाम मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, वमकेश ने कहा, उससे पहले मुझे कुछ और जानना है। दोपहर को वमकेश उस काले कुएं के पास गए। मैं भी गया। दिन की रोशनी में वह जगह कुछ कम डरावनी लगती थी। वमकेश ने उस पत्थर को देखा। उन्होंने उसे हाथ से दबाया। एक आवाज आई, जैसे कोई कब्जा हो। पत्थर थोड़ा खिसका। नीचे एक संकरी दरार थी। वमकेश ने अपनी टॉर्च डाली। अंदर एक सीढ़ी थी, पुरानी पत्थर की सीढ़ी, नीचे की तरफ जाती हुई। वमकेश ने कहा, कुएं के अंदर एक गुप्त कक्ष है। मैंने कहा, तो खजाना सच में है। वमकेश ने कहा, पत्थर वापस बंद करो। हमने पत्थर वापस बंद किया। वमकेश ने कहा, अजीत, अब मुझे एक और जानकारी चाहिए। क्या? वमकेश ने कहा, जगन्नाथ शर्मा उस सोने के बारे में कितना जानते थे? और वह नंदलाल दुबे से क्या चाहते थे? वह देवकी देवी के पास गए? देवकी देवी, वमकेश ने धीमे से कहा, आपके पति के कागजात में एक पुराना पत्र था, नंदलाल दुबे का लिखा हुआ। उसमें एक साझा राज का जिक्र था। आपको उस राज के बारे में कुछ पता है?
देवकी देवी ने लंबे समय तक चुप रहकर कहा, एक बार उन्होंने मुझे कुछ बताया था। वमकेश ने कहा, बताइए। देवकी देवी ने कहा, 15 साल पहले जगन्नाथ और नंदलाल दोनों एक बार उस काले कुएं के पास गए थे। दोनों ने मिलकर उस गुप्त कक्ष को खोजा था। अंदर क्या मिला यह उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उसके बाद से दोनों में एक अजीब सा तनाव था। वमकेश ने कहा, तो दोनों ने मिलकर उस खजाने को खोजा। लेकिन फिर देवकी देवी ने कहा, मेरे पति ने एक बार कहा था कि नंदलाल ने धोखा किया। उन दोनों ने साथ में मिलकर खजाना निकाला था, लेकिन नंदलाल ने सारा सोना छुपा लिया और मेरे पति को कुछ नहीं दिया। यह तो बहुत बड़ी बात है, मैंने कहा। वमकेश ने कहा, और जगन्नाथ बाबू ने उस दिन नंदलाल दुबे से यही मांगा होगा, अपना हिस्सा। देवकी देवी ने कहा, हाँ, मुझे लगता है यही हुआ। और नंदलाल ने? वमकेश ने कहा, नंदलाल ने मारने का फैसला किया। देवकी देवी की आंखों में आंसू आ गए। तो पंडित रमाशंकर शास्त्री 10 साल पहले और शिवदयाल व्यापारी उससे पहले, वे सब भी? वमकेश ने कहा, हाँ, वे सब भी उस खजाने के बारे में जानते थे या जानने के करीब पहुंच गए थे। देवकी देवी ने कहा, तो वह आदमी कितने सालों से? वमकेश ने कहा, यही जानना है, कितनी पीढ़ियों से यह चल रहा है। उस शाम रामकांत शर्मा के घर में सब इकट्ठे हुए। नंदलाल दुबे भी आए। वह बिल्कुल शांत लग रहे थे। हरिप्रसाद मुखिया, देवकी देवी, चंपा और वमकेश बीच में खड़े थे। उन्होंने बोलना शुरू किया। जगन्नाथ शर्मा की मौत दुर्घटना नहीं थी, यह हत्या थी। नंदलाल दुबे ने कुछ नहीं कहा। उनका चेहरा पत्थर की तरह था। वमकेश ने कहा, इस गांव में एक पुराना राज है, एक खजाना जो काले कुएं के नीचे एक गुप्त कक्ष में छुपा हुआ है। यह खजाना दुबे परिवार का था और पीढ़ी दर पीढ़ी दुबे परिवार उस खजाने की रक्षा करता आया है। हरिप्रसाद ने कहा, खजाना? सच में? वमकेश ने कहा, हाँ, और जो भी उस खजाने के राज्य के करीब पहुंचा उसे मारा गया, हर 10 साल में। पिछले 30-40 सालों में। नंदलाल दुबे ने कहा, यह सब झूठ है। उनकी आवाज में पहली बार एक कंपन था। वमकेश ने उन्हें देखा। झूठ नहीं, 15 साल पहले जगन्नाथ शर्मा और आप दोनों ने मिलकर उस गुप्त कक्ष को खोजा। खजाना मिला, लेकिन आपने सारा खजाना अकेले रख लिया। जगन्नाथ शर्मा को धोखा दिया। 15 साल तक वह चुप रहे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपना हिस्सा मांगा। नंदलाल दुबे का चेहरा पसीने से भीग गया और आपने उन्हें मारने का फैसला किया। उस रात आपने उनसे कहा कि चलो काले कुएं के पास, शायद बात करने के बहाने से, और वहां जाकर उन्हें कुएं में धकेल दिया। नंदलाल दुबे उठ खड़े हुए। यह झूठ है, आप साबित नहीं कर सकते। वमकेश ने कहा, एक गवाह है। चंपा जी ने आपको उस रात 2 लोगों के साथ उस तरफ जाते देखा था। आपकी लंगड़ाती चाल? नंदलाल दुबे ने चंपा को देखा। चंपा ने उनसे नजर नहीं हटाई। हाँ, मैंने देखा था। नंदलाल दुबे बैठ गए। वमकेश ने कहा, और वह कागज जो जगन्नाथ शर्मा की मुट्ठी में था, जिस पर आपका नाम लिखा था, वह जगन्नाथ शर्मा ने खुद लिखा था, मरने से पहले। जब आपने उन्हें धकेला तो वह गिरते गिरते उस कागज को पकड़े रहे। यह उनका आखिरी काम था, अपने हत्यारे का नाम पकड़े रहना। कमरे में एक गहरी खामोशी थी। नंदलाल दुबे का सिर झुक गया। वमकेश ने कहा, और वह खजाना? पंडित रमाशंकर शास्त्री भी उसके बारे में जान गए थे। उन्हें भी आपने मारा। शिवदयाल व्यापारी भी, वह भी उस कुएं के बारे में पूछताछ कर रहा था। नंदलाल दुबे बहुत देर तक चुप रहे, फिर धीमे से बोले, वह सोना मेरे पुरखों का था। वमकेश ने कहा, हाँ, था, लेकिन किसी की हत्या करना उसकी रक्षा नहीं है। नंदलाल दुबे ने कहा, मैंने वादा किया था, उस खजाने की रक्षा करूंगा, यही परंपरा थी। वमकेश ने कहा, कितनी पीढ़ियों से? नंदलाल दुबे ने कहा, मेरे पिता ने किया, उनके पिता ने और उनके पिता ने। तो यह एक परंपरा थी। मैंने कहा, एक खून की परंपरा। नंदलाल दुबे ने कहा, उस सोने पर मेरा हक था। वमकेश ने कहा, जिस पर हक हो उसके लिए 3 लोगों की जान लेना। नंदलाल दुबे कुछ नहीं बोले। हरिप्रसाद ने पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर गोविंद राय आए। वमकेश ने उन्हें सब बताया। इंस्पेक्टर गोविंद राय ने नंदलाल दुबे को गिरफ्तार किया। नंदलाल दुबे जाते जाते एक बार उस काले कुएं की तरफ देखा, जहां दूर से दिखता था। उनकी आंखों में एक दर्द था, जैसे किसी बहुत पुरानी चीज से विदाई हो रही हो। अगले दिन सुबह काले कुएं के पास पुलिस थी। वमकेश ने उस पत्थर को पुलिस को दिखाया।
पत्थर हटाया गया। नीचे वह सीढ़ी थी। कुछ पुलिस वाले नीचे उतरे। काफी देर बाद वापस आए। उनके हाथ में पुराने बर्तन थे, पुरानी थैलियां जिनमें सोने के सिक्के थे और कुछ पुराने हीरे जवाहरात। इंस्पेक्टर गोविंद राय ने कहा, सच में खजाना था? वमकेश ने कहा, हां, जिसके लिए पीढ़ियों से खून बहाया गया। हम उस शाम कोलकाता लौटने की तैयारी कर रहे थे। रामकांत शर्मा ने वमकेश का हाथ पकड़ा। वमकेश बाबू, उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे भाई को न्याय मिला। वमकेश ने उन्हें देखा। देर से मिला, लेकिन मिला। देव की देवी भी आईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें पोंछीं और वापस चली गईं। हम बैलगाड़ी में बैठे। रास्ते में वमकेश ने कहा, अजीत, हां, एक बात सोच रहा हूं। क्या? वमकेश ने कहा, वह सोना 300 साल से उस कुएं में था और उसकी रक्षा में कितने लोगों की जान गई, पता नहीं, मैंने कहा। खजाना लोगों को अंधा कर देता है। वमकेश ने कहा, खजाना नहीं, लालच और डर। डर? वमकेश ने कहा, नंदलाल दुबे को लालच था उस सोने का, लेकिन उससे भी बड़ा डर था। डर था कि अगर किसी को पता चल गया तो वह सोना चला जाएगा, और वह डर उसे हर बार हत्या पर मजबूर करता था। मैं चुप रह गया। ट्रेन पकड़ी, वापस कोलकाता। खिड़की से बाहर वही खेत, वही गांव, वही आसमान। लेकिन अब एक अंतर था। धनीपुर में एक काला कुआं था जो अपना राज छुपाए बैठा था। वह राज खुल गया था और एक पुरानी खूनी परंपरा का अंत हो गया था। वमकेश ने डायरी निकाली, उसमें लिखने लगे। मैं उन्हें देखता रहा। उनके चेहरे पर वह संतोष था जो हमेशा तब आता था जब सच सामने आ जाता था। बाहर शाम हो रही थी। आसमान लाल और नारंगी हो गया था, और उस लाल रोशनी में दूर कहीं धनीपुर का काला कुआं था, जो अब बस एक कुआं था। एक पुराना, गहरा और अब निर्दोष कुआं, जिसकी काली परछाई में अब कोई राज नहीं था, कोई खजाना नहीं था और कोई मौत नहीं थी।